चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? कम है ना? कम कीजिए जी। तो आपको जो है होली हो गया ना? होली हो गया, अब आगे दिवाली छठ है। तो आपको जो है आधुनिक भारतीय इतिहास में 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे। एक चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और दूसरा चैप्टर 18वीं सदी में स्वतंत्र हुए राज्य। 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे। 2 चैप्टर पढ़ाने के बाद पहला चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहे थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्वेश्चन करवा रहे थे। ठीक है, तो उसमें टोटल 150-60 के आसपास क्वेश्चन होगा, और जिसमें 100 क्वेश्चन आपका हो गया है। 100 से आगे क्वेश्चन होगा, फिर दूसरा नंबर चैप्टर पर हम लोग इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर 1 और 2 का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तब जो है हम लोग चैप्टर 3 प्रारंभ करेंगे। और चैप्टर 3 का नोट मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा। गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है। तो चलिए आ जाइए, अब देखते हैं। और जहां तक बुक का सवाल है, आवाज ठीक है? ठीक है, आवाज देख लीजिएगा जी। हेलो, हाँ। क्वेश्चन बैंक का प्राइस क्या है? जो उस पे लिखा हुआ है वो उसका फिक्स प्राइस है, पूरे बिहार में उसी दाम पे मिलेगा। जाके किताब दुकान पे जाकर के देखिए, उस पे प्राइस लिखा हुआ है, वो देखिए। ठीक है, प्राइस बताने के लिए हम यहाँ पे नए आए हैं कि 2 रुपया में देता है या 4 रुपया में देता है। बुक जाकर के दुकान स्टॉल पे देखिए, उस पे जो प्राइस है वो फिक्स प्राइस है। पटना में उससे थोड़ा 10-20 रुपया कम में मिल जाएगा, जो दाम है उस पर। और बाद बाकी जो है पूरे बिहार में 200 जो भी है उसमें मिलेगा। आइए, खा पी करके तो पचा ही दिए होंगे, इसमें तो कोई शक है नहीं। 100 नंबर तक हो गया था। 101 क्वेश्चन है ना सबके पास? हाँ, नहीं है तो अपना जाके लीजिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर, ड्रैगन, एस्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। हेक्टर से पहुंचा था। कौन जहाज से पहुंचा था? हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से पहुंचा था, हेक्टर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? कौन पहुंचा था? सर टॉमस रो। और हॉकिंस जहांगीर के कौन दरबार में पहुंचा? हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में पहुंचा था। इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरा था। ये व्यापारी नहीं था, ये लूटने का काम करता था, लुटेरा था इंटरलोपर्स। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। कुल्ली कुतुब शाह कहां से होगा? मार फट्टा से ठीक है कर देंगे। अब्दुल्ला कुतुब शाह होगा। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया, यानी किराया पर लिया, और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई चंद्रगिरी के राजा से। कहां के राजा से? चंद्रगिरी के राजा से।
अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? 1633 ईस्वी में स्थापित किया था, 1633। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाहसूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? शाहसूजा कब दिया था व्यापारी? 1651। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? 3.5% होगा यहां पर, 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। 1680 में जो मुगल बादशाह होगा वो किया होगा? 1680 में मुगल बादशाह कौन रहे होंगे? औरंगजेब रहे होंगे। 1658 से 1707, तो 1680 में औरंगजेब रहा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है आंसर औरंगजेब होगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया? जो मुगल बादशाह उस समय होगा वही किया होगा। उस समय मुगल बादशाह जो है आपको औरंगजेब था, तो स्वाभाविक सी बात है औरंगजेब किया होगा। आंसर क्या होगा? औरंगजेब। अंग्रेजों को सुतानती, कालीकाटा एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सुतानती, कालीकाटा एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीद? 1200 रुपया में। कितना रुपया में? 1200 रुपया में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? सुतानती, कालीकाटा, गोविंदपुर। सुतानती, कालीकाटा, गोविंदपुर। सी। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, जो कि 1717 ईस्वी में जारी किया गया था। 1717 ईस्वी में जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिंच। कौन नहीं आया था? रॉल्फ फिंच नहीं आया था। रॉल्फ फिंच जो है किसके समय आया था? रॉल्फ फिंच अकबर के समय आया था। अकबर के समय आया था रॉल्फ फिंच। सुमेलित कीजिए, अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। जॉन मिल्डन हॉल अकबर के समय आया था ना जी। स्थल मार्ग से भारत की यात्रा किया था ना। हाँ। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय आया था। सर जॉन सरमेन फर्रुखसियर के समय, जो 4 सदस्यीय शिष्टमंडल 1715 ईस्वी में आया था। सर जॉन सरमेन की अध्यक्षता में आया था और व्यापारिक छूट मिला था 1717 में। ये सब आया था दरबार में 1715 में ही, व्यापारिक छूट 1717 में मिला था। तो जॉन सरमेन जो है फर्रुखसियर के दरबार में आया। 1, 2 और 3 आंसर ये होगा। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। शाइस्ता खां ने कहा था। किसने कहा था? शाइस्ता खां ने कहा था। सुमेलित कीजिए। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग स्थान पर जो है व्यापारिक कोठी खोली गई थी। अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग स्थान पर जो है आपको व्यापारिक कोठी खोली गई थी, यानी व्यापारिक कारखाना खोला गया था। और व्यापारिक कारखाना खोले जाने के बाद जो है उसका किलाबंदी किया गया था। जैसे अंग्रेजों ने कोलकाता में व्यापारिक कोठी खोला, मतलब कोलकाता में व्यापारिक कारखाना खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। मद्रास में खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। मुंबई में खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। पांडिचेरी में खोला तो उसका किलाबंदी करवाया। तो अंग्रेजों ने जो कोलकाता का किलाबंदी करवाया वह आपको फोर्ट विलियम कहलाया।
अंग्रेजों ने कलकत्ता का जो किलाबंदी करवाया वह आपको फोर्ट विलियम कहलाया। फिर आपको डचों ने पुलिकट का किलाबंदी करवाया और पुलिकट का जो किलाबंदी हुआ था उसको फोर्ट गैलरिया कहा गया। फिर जो है आपको चिंसुरा बंगाल में पड़ता है, इसका किलाबंदी जो हुआ ये फोर्ट गुस्तावुस कहलाया। और फिर पांडिचेरी का किलाबंदी फ्रांसीसियों ने करवाया, ये फोर्ट लुई कहलाया। क्या कहलाया? फोर्ट लुई। तो इन शहरों का जो किलाबंदी करवाया गया था, कलकत्ता का किलाबंदी फोर्ट विलियम नाम से, पुलिकट का किलाबंदी फोर्ट गैलरिया नाम से, चिंसुरा का किलाबंदी फोर्ट गुस्तावुस नाम से, पांडिचेरी का किलाबंदी फोर्ट लुई नाम से। यानी 1, 2, 3 और 4 याद रख लीजिएगा, कभी कताल आपके परीक्षा में यह बात पूछा जाता है, समझ गए। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती, चंद्रनगर बंगाल में है, समझ गए, चंद्रनगर बंगाल में है। और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती शाइस्ता खां ने दिया था। किसने दिया था? शाइस्ता खां ने दिया था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को। किसको? डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। हाँ सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। हाँ, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। हाँ, सब सही है, उपर्युक्त सभी। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। हाँ, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। हाँ, देखिए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी था वह एक सरकारी कंपनी था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वह एक प्राइवेट कंपनी था। तो प्राइवेट कंपनी अपने मन मर्जी से तुरंत निर्णय ले लेता था, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत फैसला नहीं ले पाता था। यह भी उसके पतन का एक कारण बना था। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। हाँ, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। हाँ, उपर्युक्त सभी। ये तमाम कारण थे जिस वजह से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ। कौन सा युद्ध? यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। आप लोग से जब डाउट पूछे थे तो आप लोग डाउट में इस क्वेश्चन को गिनवाए थे। अब हमको तो नहीं पता है कि कौन विद्यार्थी क्वेश्चन डाउट में लिया था। इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, समझ गए। उस रोज हम देखते तो मुंह तोड़ देते। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ना, यह हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध, हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है आपको प्रभावित था। वहीं अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध को देखें तो जो प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, मतलब ये दोनों ऐसे युद्ध है जिस युद्ध का संबंध यूरोप में हो रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध से रहा है। यूरोप में हो रहे अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध से प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध रहा है, लेकिन द्वितीय कर्नाटक युद्ध का संबंध नहीं रहा है। जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो संबंध है हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से रहा है, तो आंसर बी होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई है? एलासापल के संधि के तहत हुई है। एलासापल के संधि के तहत हुई है। गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, समझ गए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय। वाडिवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट। और वाडिवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन हुआ है। फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? काउंट लाली। काउंट लाली किया था। तो आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस के संधि। तृतीय युद्ध, हाँ, पेरिस के संधि। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि
मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है, ऐसा महसूस डुप्ले ने किया था। और डुप्ले जो है उस क्रम में काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन संयोग देखिए बीच में ही डुप्ले को जो है वापस फ्रांस बुला लिया गया। अगर डुप्ले भारत में कुछ समय तक और रुक जाता तो हो सकता था कि इतिहास आज कुछ और कहता। मतलब जैसे भारत में सबसे मजबूत कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, हो सकता था अगर डुप्ले भारत में होता तो हो सकता था कि जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे शक्तिशाली कंपनी बनकर के उभर जाती। आंसर डुप्ले होगा। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण थे? देखिए ध्यान दीजिएगा, 17वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 1600 से 1700, 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। आप याद कीजिए 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी ये अकबर का कालखंड है, समझिएगा, अकबर का कालखंड है। नहीं अकबर नहीं, अकबर तो थोड़ा बहुत रहा, 1605 तक जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब महान मुगल बादशाह था हो। और मुगलों का शासन मुख्य तौर पर उत्तर भारत में ही न था, तो उत्तर भारत में तो मुगल काफी सशक्त स्थिति में था, जिस वजह से उत्तर भारत में जो है अंग्रेज अपने आप को स्थापित करने में असफल रहा। तब वे दक्षिण भारत गए, और दक्षिण भारत जब अंग्रेज गए तो दक्षिण भारत में मुगल शासक जैसे कोई शासक उपलब्ध नहीं था। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में छोटा छोटा राज्य हुआ करता था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में उस समय तक 17वीं सदी के प्रारंभ से पहले ही विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का पतन 16वीं सदी में ही हो गया था। 1565 ईस्वी में आप याद कीजिए, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिस तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दक्षिण भारत में मुगलों जैसा कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं था। दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, प्रशासनिक संगठन उतना अधिक मजबूत नहीं था, जिस वजह से अंग्रेजों ने 17वीं सदी में अपने आप को दक्षिण भारत में मजबूत किया। और दक्षिण भारत में जो है खनिज संसाधन हो गया, ये सब बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिस वजह से दक्षिण भारत में जब अंग्रेज अपने आप को स्थापित किया तो वहां से अंग्रेजों को जो है सोना चांदी सब की प्राप्ति हुई, और फिर आर्थिक तौर पर अंग्रेज मजबूत हो गया, और फिर उत्तर भारत में भी जो है आकर के धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो पहला, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थी जितनी उत्तर में, सही है। विजयनगर राज 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, हाँ, 1565 ईस्वी में। दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, हाँ, समझिए। ये सभी कारण है जिस वजह से जो है दक्षिण भारत में यूरोपीय कंपनियों को शुरुआती दौर में सफलता मिली। आंसर 1, 2 और 3। पांडिचेरी का संस्थापक कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। कौन है? फ्रांसिस मार्टिन। अंबुर का युद्ध कब लड़ा गया? अंबुर का युद्ध 1749। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एला सापल किशन। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी। बाडीबास का युद्ध पेरिस, नहीं, बाडीबास का युद्ध, हाँ होगा। बाडीबास का युद्ध जो है ना, देखिए आप याद कीजिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो रहा था हो, जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थोमे का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंबुर का युद्ध, उसी प्रकार से तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही वाडीवास का युद्ध हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक पार्ट था वाडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई। उसी पेरिस के संधि के तहत वाडीवास के युद्ध की भी समाप्ति हुई है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई। बक्सर के युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद के संधि के तहत हुई। 1, 2, 3 और गलती नहीं की है ना? गलती ना है। किसी भी एक ऑप्शन को बनाइए, ऑप्शन ए को ही बना लीजिए। 1, 2, ये सब हम मिस्टेक थोड़े किए, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, समझे। इसमें भी आप लोग डाउट बोले थे, हाँ, तो इसमें तो डाउट बोल ही सकते थे।
क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। इसको सही कर लीजिए। सही किए, चलिए आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध से संबंधित? बोलिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध। मुगल बादशाह जहांगीर ने 400 मनसब किसे प्रदान किया? कैप्टन हॉकिंस को। 1665 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कितने वार्षिक किराया पर बंबई का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को दे दिया? 10 पाउंड वार्षिक किराया पर। बंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार। विचार कीजिए, डेनिस ने 1620 ईस्वी में ट्रेंकोवार तथा 1676 में संगमपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। हाँ सही है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता। हाँ एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 1 और 2, सी नंबर। अधोलिखित कथनों में वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला, उसने यूरोप से भारत को मसाला मार्ग के द्वारा जोड़ा। हाँ। उसके जहाजों के जत्थे में हेक्टर नामक जहाज शामिल था? नहीं। उसके जहाज के जत्थे में जो है ना राफेल, राफेल के बाद जो है गैब्रिल, समझिए गैब्रिल, ये सब जहाज शामिल था। हेक्टर शामिल नहीं था। हेक्टर तो हॉकिंस, हॉकिंस के जहाजी बेड़ा में हेक्टर शामिल था। समझ गए? तो ये गलत है। उसको अब्दुल मजीद की पथ प्रदर्शन प्राप्त हुआ। हाँ। वास्को डिगामा की कब्र कोचीन में स्थित है। हाँ। 1524 में जब तीसरी बार आया था तो निधन हो गया, उसको कोचीन में ही दफना दिया गया। समझ गए? तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 सही है। पेरिस की संधि 1763 सही है। अब पांडिचेरी की संधि 1754। देखिए पांडिचेरी के संधि कुछ बुक के अनुसार 1754 और कुछ बुक के अनुसार 1755। समझ गए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। आंसर अगर एक टिक करना हो तो यहां पर ऑप्शन डी को मारेंगे, जबकि आंसर में मेरे ख्याल से सी दिया है। सी को काट करके उसको डी कर लीजिएगा। पांडिचेरी की संधि 1755 नहीं बल्कि 1754। भारत में जहाज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत निम्नलिखित में से किस कंपनी के आने से शुरू? आए? पुर्तगाली के। पुर्तगाली के। विचार कीजिए और यात्रियों के आने के क्रम को काल कर्म। भारत में मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री है? अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां खोली थी? मसूलीपट्टनम 1611। और 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला और 1611 में ही उसको मान्यता भी मिल गया। तो प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम होगा। मसूलीपट्टनम होगा। आंसर में ए दिया है, हमको मालूम है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। आंसर को सही कर लीजिए। मसूलीपट्टनम। आंसर में ए दिया है, ठीक है, उसको बी कर लीजिएगा। क्योंकि उत्तर भारत दक्षिण भारत कुछ तो कह नहीं रहा है, सीधा पूछ रहा है कि भारत में मान्यता प्राप्त प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कौन था, तो मसूलीपट्टनम होगा। मसूलीपट्टनम। अधोलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने 1658 ईस्वी में श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1453 ईस्वी में किसने एशिया माइनर को जीतकर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया? तुर्क मुसलमानों ने, तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। डच। आप याद कीजिए, हम बताए हुए हैं आपको, भारत के तुलना में डचों ने अपने आप को इंडोनेशिया में ज्यादा स्थापित किया था। तो आंसर डच हो जाएगा।
ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? 1701 में। कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम किसके अधीन था? मछलीपट्टनम जो है डचों के अधीन था, डचों के अधीन था, डचों के अधीन। बाद में अंग्रेजों के अधीन हो गया। मछलीपट्टनम पर पुर्तगालियों का अधिकार नहीं था। पुर्तगालियों का अधिकार जो है केरल का कोचीन हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, गोवा हो गया, हुगली का क्षेत्र हो गया, चिंसूड़ा का क्षेत्र हो गया, ये चंद्रनगर का क्षेत्र हो गया। इस सब पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था। मछलीपट्टनम पर पुर्तगालियों का अधिकार कभी नहीं हुआ था। मछलीपट्टनम पर शुरुआती दिनों में डचों का, फिर बाद में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। मछलीपट्टनम। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? देखिए यहां पर एक आता है मैग्ना कार्टा, एक आता है सुनहला फरमान। सुनहला फरमान 1632 और मैग्ना कार्टा 1717। तो इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, 1632 होगा इसका उत्तर। क्या होगा? 1632। और अब्दुल्ला कुतुब शाह। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम, कॉफी। 1, 2, 3 का करता था। पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हारमुज खो दिया, यानी गोवा को जीत लिया और हारमुज को खो दिया। 1510, 1622। अगर यहां पे ये रहता गोवा और हारमुज दोनों को जीता तो 1510, 1515, 1510 और 1515 हो जाता। और यहां पर पूछ रहा है गोवा को जीता और हारमुज को खो दिया। 1510 में गोवा को जीता, हारमुज को खो दिया 1622। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली? भीमजी पौरक। याद रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात के लिए निवेश शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। एला सापल की संधि। एला सापल की संधि। एला सापल की संधि के तहत आप जाकर के कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़िएगा ना, तो उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का विवरण हम दिए हैं नोट में। एला सापल की संधि। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी। क्या है? जॉन कंपनी। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडे कहा जाता था? चटगांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चटगांव। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है, पहले भी आया हुआ है। और ध्यान में रहे वहां पर आंसर चटगांव है और यहां पर आंसर हुगली है। तो हुगली नहीं होगा बल्कि चटगांव होगा। हुगली नहीं होगा बल्कि चटगांव होगा। तो ध्यान दीजिएगा आंसर में जाकर के। इस क्वेश्चन में भी आप लोग कंफ्यूजन बोले थे, इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन ठीक था क्योंकि सेम प्रश्न का उत्तर एक जगह चटगांव है, एक जगह हुगली है, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था। तो आपको कंफ्यूजन हुआ, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। इसका आंसर चटगांव होगा। तो 155 नंबर का आंसर बी दिया हुआ है, बी को काट करके आप सी कर लीजिएगा। चटगांव ही होगा, चटगांव ही होगा। 18वीं सदी के अंत तक, 18वीं सदी के अंत तक यानी 1750 से 1800 भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय था? बंगाल और असम। ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म प्रचारक को ईसाई मिशनरी कहा जाता है, ईसाई धर्म प्रचारक को। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था। भारत और जावा, जावा कहां है? जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो भारत और जावा डच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डच। डच होगा, डच। ठीक है। देखिए एगो चीज आप गौर कीजिएगा थोड़ा सा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो सीधे तौर पर नहीं बताए हैं, लेकिन कॉमन सेंस से लेक्चर के आधार पर आप बना सकते हैं। ये बात तो सीधे तौर पर नहीं बताए हैं, लेकिन ये बात तो बताए हैं कि डचों ने अपने आप को भारत के तुलना में जो है इंडोनेशिया में ज्यादा स्थापित किया था। तो उस आधार पर यह क्वेश्चन नहीं बन सकता है, आराम से बन सकता है। समझ गए? सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ? 1748। 1748।
सेंट थोमे का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेंट थोमे का युद्ध जो है फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। कौन सा युद्ध? यहां पर नहीं शब्द नहीं होगा, यहां पर नहीं शब्द नहीं होगा, नहीं को काटिए आप, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित है? सुमेलित है। पहला बक्सर युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध फ्रांसीसी, गलत है या सही? गलत है। जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध जो है आपको भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है? गलत हो गया। बाडीबास का युद्ध, बाडीबास का युद्ध 1760 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी विरुद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हां सही है ये। चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध आप याद कीजिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कुछ याद है? ए लड़की ए खड़ा हो। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक हुआ है? 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन कौन सा युद्ध हुआ है? रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, ठीक है। बैठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कि इसको रूम पे जाकर के बताते हैं स्पेशल, सबको तो बताए हैं, बैठ जाइए। चलिए तो देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान ही चिलियावाला का युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का ही एक अंग था चिलियावाला का युद्ध, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है अंग्रेज और सिख के बीच, अंग्रेज और सिख के बीच, अंग्रेज और सिख के बीच। तो चिलियावाला का भी जो युद्ध है वह अंग्रेज और सिखों के बीच ही हुआ है। और यहां पर कह रहा है डलहौजी के विरुद्ध मराठा, यानी अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ है, नहीं, अंग्रेज और सिख के बीच हुआ है, मतलब यह भी क्या है? गलत है। अंबुर का युद्ध, अंबुर का युद्ध जो है आप याद कीजिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही अंबुर का युद्ध हुआ था। और अंबुर का युद्ध जो है ना, आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और चंदा साहब के बीच हुआ था। तो चंदा साहब के विरुद्ध मीर कासिम ना, फ्रांसीसी और चंदा साहब, फ्रांसीसी और चंदा साहब, ये भी क्या है? गलत है। तो देखिए ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, हमारा कोई मिस्टेक नहीं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, समझ गए। इस क्वेश्चन में भी आप लोग कंफ्यूजन बोले थे, तो इसमें तो मिस्टेक है, तो इसमें कंफ्यूजन तो लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे एरर है वहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब आप सजगता से पढ़ रहे हैं, तो इसको सही कर लिया आप लोग, सही किए। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। चोल का युद्ध, ये हमको बताना पड़ेगा, नहीं ना? 1508 ना, 1508। 15वीं 16वीं सदी में सुर्खियों में रहा स्पाइस आइलैंड, मसालों का द्वीप, कहां अवस्थित? इंडोनेशिया में। कहां है? इंडोनेशिया में, समझ गए। अंग्रेजों ने अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता को कब बनाया? 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1700 है ना? गलत है, गलत है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर नहीं बनाया गया था। कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया था 1774 में, 1774 ईस्वी में बनाया गया था, 1774 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, समझ गए। तो एक ऑप्शन को 1774 आप बनाइए, बी को ही 1774 बनाइए, क्योंकि आंसर जो है ना आपको बी ही दिया हुआ है, आंसर बी ही होगा मेरे ख्याल से। देखिए है ना, वो 1774 बनाइए। 1774 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर बना था, 1774 में, 1774। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक, सही है या गलत? एकदम सही है। जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक, सही है। गेराल्ड डंगियार बंबई का संस्थापक, 1, 2 और 3। अधोलिखित में कौन सही सुमेलित है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, हाँ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हेनरी द नेविगेटर ऑस्ट इंड से कंपनी, नहीं, गलत है।
हेनरी द नेविगेटर ऑस्ट इंडसे कंपनी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है। कंपनी द इंडे ओरिएंटल हॉलैंड यानी डच को कहा जाता नहीं, ये गलत है, केवल एक सही है। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा डाला था? हुगली। किसका? हुगली। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री स्थापित किया था? देखिए डच की अगर आप बात करेंगे तो आप सुनिए, डचों ने अपने आप को भारत के पूर्वी तट पर स्थापित किया था या भारत के पश्चिमी तट पर? भारत के पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर। और डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। कहां? आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम। इसके बाद डचों ने बंगाल के क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। फिर डचों ने गुजरात के क्षेत्र में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। तो देखिए, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होता तो इसका परफेक्ट उत्तर हो जाता आंध्र प्रदेश। लेकिन देखिए, क्या किसी भी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है? आंध्र प्रदेश नहीं है। तो आप देखिए, गुजरात और सिंध, बंबई और पंजाब, गुजरात और बिहार, मद्रास और अवध। एक तो अवध में फैक्ट्री स्थापित किया था नहीं, तो डी तो होगा नहीं। पंजाब में किया था नहीं, बी भी नहीं होगा। सिंध में भी नहीं किया था, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात और बिहार। निम्नलिखित में से किस वर्ष डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई? देखिए, एक तो पहली बात आप ये जानिए कि डिंडीगुल क्या है। तो डिंडीगुल जो है ना, आपको डिंडीगुल जो है तमिलनाडु का एक नगर है, और यहां पर शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने किया था 1755 में। और 1755 में हैदर अली ने यहां पर शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों के मदद से किया था। किसकी मदद से? फ्रांसीसी की मदद से। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? 1755। अधोलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी का उत्पादन किया? डच। चलिए, ये चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर का नहीं लगाए हैं जी? लगाइए जल्दी दूसरा चैप्टर का पीपीटी। इस प्रकार से पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना रहना चाहिए, ठीक है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन पे आते हैं। सब चीज करवाइए। आज का विद्यार्थी क्या है जानते हैं? आज का विद्यार्थी है खाना बना के दीजिए, खिला भी दीजिए, और पचा भी दीजिए। खाना बना के देना, खिला देना तक तो पॉसिबल है, पचाना पॉसिबल नहीं। समझे? होली में खूब मजा लिए होंगे नहीं हो? आए? क्या नहीं गया था घर? काहे? है क्या? होमवर्क बहुत था। टेस्ट भी होगा पता है ना? हाँ, आज टेस्ट नहीं ले रहे हैं। टेस्ट इसी वीक में होगा। कौन दिन होगा वो हमको भी नहीं पता है, लेकिन इसी वीक में होगा। चलिए, हम यहां पर चर्चा करेंगे नहीं। तो जब पढ़ाते हुए किए हैं तो चर्चा करने का कोई औचित्य ही नहीं है। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि कब हुई है? आए? 22 जून 1665। किसके किसके बीच? आए? मराठा और मुगल। मराठा और मुगल। मराठों के तरफ से जय सिंह औरंगजेब के प्रतिनिधि के तौर पर और शिवाजी के बीच हुआ था। संगोला की संधि 1750। देखिए, एगो सुगौली की संधि है, एगो संगोला की संधि है। आगे सुगौली की संधि भी आएगा यहां पर। ये संगोला की संधि है। संगोला की संधि 1750 में हुआ है, और संगोला की संधि जो 1750 में हुआ है
संगोला की संधि मराठा पेशवा और मराठा छत्रपति के बीच हुआ है, मराठा पेशवा और मराठा छत्रपति के बीच हुआ है। और इस संगोला के संधि के तहत जो है मराठा छत्रपति के समस्त शक्ति मराठा पेशवा ने अपने में समाहित कर लिया। समझ गए? सूरत की संधि, सूरत की संधि, सूरत की संधि 1775, देवगांव की संधि 1803, 1803। आंसर 1, 2, 4 और 3, आंसर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सब चीज बताए हुए हैं। गुरु नानक स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया है ना? स्वर्ण मंदिर की स्थापना कौन किया? गुरु। सिख धर्म का प्रवर्तक यानी सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक ना, तो गुरु नानक है सिख धर्म का प्रवर्तक। तेग बहादुर, तेग बहादुर को औरंगजेब फांसी पर लटकाया था। हाँ। खालसा सेना का गठन गोविंद सिंह किया था। हाँ। आंसर 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी होगा? सी होगा? बी न होगा जी, बी होगा। पंजाब के अंतिम महाराज दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी? 22 अक्टूबर 1893। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो बात समझिएगा आप यहां पर कि ये जो है पंजाब के सिख राज के न शासक थे वो दिलीप सिंह, लेकिन बाद में जाकर के सिख धर्म को छोड़ दिया था ना। कौन धर्म को अपनाया? ईसाई धर्म को अपनाया था ना। और इसका निधन भारत में नहीं हुआ है, पेरिस में हुआ है ना। समझ गए? ये सब बात मालूम है ना, पढ़े हैं ना आप लोग? हाँ, समझ गए। तो इसका जो डेट मृत्यु का डेट देता है 22-23 अक्टूबर देता है, तो 2 दिन तो मरा होगा नहीं, मरा तो होगा 1 के दिन, तो 22-23 अक्टूबर देता है। गूगल पे विकिपीडिया पे जाकर के सर्च कीजिएगा ना, 22-23 अक्टूबर 1893 देता है, तो मरा तो होगा 22 अक्टूबर को। उसका अंतिम क्रियाक्रम सब 23 अक्टूबर को किया गया होगा, तो 22-23 अक्टूबर देता है। तो देखिए ऑप्शन में 23 अक्टूबर भी दिए हैं, 22 अक्टूबर भी दिए हैं, तो 22 अक्टूबर इसका सही उत्तर होगा। 22 अक्टूबर। समझ गए? 2-2 दिन तो मर सकता है नहीं। चलिए, युद्ध और वर्ष, टाइपिंगों वाला भसक गया है। समझे? वर्ष, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819, 1816 से 1819। लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है 1817-18। पूना की संधि, पूना की संधि, पूना की संधि 1817, 1817। देखिए उपुना का संधि अलग था, ये पूना का संधि अलग है। सालबाई की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि कब हुई है? 1782। तो 1, 2, 4, 3, ए, ऑप्शन ए। सूची 1, सूची 2, राज और संस्थापक। राजपूताना राज की स्थापना किसने की है? कोई राजपूत ही किया होगा। राजपूताना राज की स्थापना अजीत सिंह ने किया है। मैसूर राज की स्थापना हैदर अली ने। किसने? हैदर अली। त्रावणकोर राज की स्थापना मार्तंड वर्मा ने। किसने? मार्तंड। अहोम राज की स्थापना रुद्र सिम्हा, रुद्र सिम्हा। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, आंसर क्या होगा? बी। 18। हाँ देखिए आ गया सुगौली की संधि। ठीक है, देखिए सुनिए यहां पर थोड़ा सा, ऐसे तो इसकी चर्चा हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, संगौली की संधि, सुगौली की संधि, या संगोला संगोली दोनों एक ही बात है। ठीक है। 1750 में मराठा पेशवा और छत्रपति, ठीक है। सुगौली 1816 में, ऐसे हुआ था 1815 में ही, लेकिन ये लागू हुआ है 1816 में। तो 1816 में अंग्रेज और गोरखा, गोरखा नेपाल के शासक को कहा जाता था, नेपाल के राजा को गोरखा कहा जाता था। तो संगौली की संधि 1750 में मराठा पेशवा और मराठा छत्रपति के बीच, इस संधि के तहत जो है
छत्रपति की सारी शक्ति पेशवा अपने में ले लिया। दूसरा, सुगौली की संधि 1816 में हुआ था अंग्रेज और गोरखा के बीच। देखिए, हुआ यह था कि अंग्रेज और नेपाल के शासकों के बीच 1814 से 1816 के दौरान युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को आंग्ल नेपाल युद्ध कहते हैं। और इस आंग्ल नेपाल युद्ध की ही समाप्ति 1816 के सुगौली की संधि के तहत हुई है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 के दौरान हुआ था, और इस आंग्ल नेपाल युद्ध की ही समाप्ति सुगौली की संधि के तहत हुई 1816 में हुआ है अंग्रेज और गोरखा के बीच। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोरखा। पलासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदिया जिला में, नदियों ने होगा, नदिया जिला होगा, नदिया जिला, बंगाल राज्य के नदिया जिला में, नदिया जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। देखिए, आपको जो है गंगा को दो राज्य में भागीरथी कहा जाता है। गंगा को उत्तराखंड में भागीरथी कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में भागीरथी कहा जाता है। समझ गए? भागीरथी नदी होगा। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार राज्य का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। आंसर में मेरे ख्याल से बी दिया हुआ है। देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है? ए है। देखिए आंसर में क्या? बी है। आंसर में 2 नंबर है, बी नंबर है। काट दीजिएगा, गलत है। इसका आंसर सही ए होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि, आप नहीं जानते हैं? जीवन में कभी नहीं बताए हैं? कभी नहीं बताए हैं। चलिए, ये लड़की है खड़ा हुई, लड्डू खाए थे उस रोज? हाँ, आए बैठ जाइए, तो खड़ा हो जाइए आप। हाँ, लड्डू खाए थे? नहीं खाए थे। चलिए बताइए, इलाहाबाद का संधि बताइए। आए? हाँ, तो नहीं याद है तो खड़ा रहिए। अरे लड़की है, उधर खड़ा होइए। लड्डू खाए थे? आए? 12 अगस्त 1665। एक तबराक मारेंगे न, सीधा गंगा नदी में जाके गिर जाइएगा। 1765 होगा। बैठिए, चलिए सुनिए। इलाहाबाद का संधि 2 को संधि हुआ था ना, वो 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1700। अंग्रेजों की तरफ से कौन भाग लिया? रॉबर्ट। इलाहाबाद के प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इस संधि के तहत ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। और जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय, बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां, उड़ीसा का उपदीवान राय दुर्लभ, उड़ीसा का उपदीवान राय दुर्लभ को बनाया। बात क्लियर? आए? क्लियर है ना बात? हाँ, तो आंसर ए होगा। आंसर में बी दिया हुआ है, आंसर को काट लीजिएगा, जो बता रहे हैं वो सही है। टाइपिंग मिस्टेक है ये। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर किस वर्ष हराया था? नोट में दिया हुआ है, बताइए। नोट में ना है? 1780। 1780। पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ था जानते हैं? हुआ यह था कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब में सिख राज के शासन की स्थापना रंजीत सिंह के द्वारा की गई थी। और रंजीत सिंह जब तक जीवित रहा तब तक अंग्रेजों का हिम्मत नहीं हुआ पंजाब की तरह आंख उठा करके देखे। लेकिन 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह के निधन होने के बाद अंग्रेजों का नजर पंजाब पे पड़ा, और फिर अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े, जिसको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहा जाता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय 1848-49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों ने सिख सैनिकों को पराजित किया और 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और जब पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो पंजाब में शासन सही ढंग से चल सके, इसको लेकर
3 लोगों के परिषद का गठन हुआ। इसको लेकर 3 लोगों के परिषद का गठन हुआ, और जो 3 लोगों के परिषद का गठन हुआ था उसमें एगो H.M. इलियट था, दूसरा सर हेनरी लॉरेंस था और तीसरा जॉन लॉरेंस था। ये तीनों 3 सदस्यों में 3 परिषद की सदस्य में शामिल था, जबकि चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल शामिल नहीं था। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा क्या, डी नंबर। नोट में देखिए तो 1 मिनट, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, देखिए ना, होना चाहिए। 1 मिनट रुकिए। हाँ, इलियट नहीं था, दिया हुआ है, दिया हुआ है महाराज, क्या बात करते हैं। सर हेनरी लॉरेंस, हाँ ई था, जॉन लॉरेंस था, मानसेले था, सॉरी मानसेले था, इलियट नहीं था, सॉरी इलियट नहीं था, ए होगा उत्तर, सॉरी इलियट नहीं था, इलियट। नोट में दिया हुआ है, दिया हुआ है, पढ़िएगा ना, पढ़ने का फुर्सत मिलेगा तब ना पढ़िएगा। इलियट। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक, मुर्शिद कुली खां जो है ना मूलतः दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था। अवध के अंतिम नवाब बोलिए, वाजिद अली शाह। बंगाल में किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया, बोलिए, मुर्शिद कुली खां। खड़ा होइए। हाँ, लड्डू खाए थे, नहीं ना खाए थे, बताइए इजारेदारी प्रथा क्या है, बताए थे ना वो, हाँ बताइए। कर वसूलने का अधिकार, नहीं जानते हैं तो मत जानिए, बैठिए, हम तो बता दिए। निम्नलिखित में से किस संत का गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी सम्मिलित नहीं किया गया, सूरदास का, सूरदास का शामिल नहीं किया गया। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से नेतृत्व सर जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकुट ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल मिडोसा ने किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट ने किया था। तो आंसर हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2। तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाला सिख गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी, लॉर्ड मैकार्टनी, लॉर्ड मैकार्टनी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शिवाजी के अष्ट प्रधान, उष्ट प्रधान कर दिया है, अष्ट प्रधान। चलिए, अष्ट प्रधान। अरे लड़की, अरे खड़ा होइए, खड़ा होइए, आपको बोल रहे हैं, हाँ आगे वाली बैठिए। चलिए मिलाइए ही, शिवाजी पढ़ाए ना जी, हाँ पढ़ाए, मिलाइए ही, बोलिए क्या होगा। मजूमदार किसको कहा जाता था, दबाड़िया सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस शाही पत्राचार का प्रमुख, वाक्यानबीस, वाक्यानबीस गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख, मजूमदार वित्त मंत्री। आंसर क्या हो जाएगा, ए। बैठ जाइए। रंजीत सिंह, रंजीत सिंह कर दिया है, रंजीत सिंह कीजिए इसको, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के प्रशासन से संबंधित दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। फौजे खास, फौजे आम, इलाही बख्श, मिसलदार।
फौज खास, सेना का संगठन, फौज आम, स्थानीय सेना, इलाही बख्श, तोपखाने का अधीक्षक, मिसलदार, घुड़सवार सैनिक। 2 1 4 3 आंसर ए होगा। निम्नलिखित में जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1727 ईस्वी में। 1727। बंगाल में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ। इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की थी? शाह शुजा ने। किसने अनुमति प्रदान की थी? शाह शुजा ने। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया? मुर्शिद कुली खां। किसने? मुर्शिद कुली खां। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा? अलीवर्दी खां। काहे बंगाल समृद्धशाली हो गया था? काहे बंगाल समृद्धशाली हो गया था? बैग लेकर के इधर उधर घूमते रहिएगा तो क्या होगा? रूम में बैठ करके, रूम में बंद होकर के पढ़िए। आपको क्या लगता है? मेरा नजर सब पे रहता है। रोड पे चलते हैं तो हम अपने विद्यार्थियों को निहारते हैं, कौन कहां जा रहा है। समझे? बैठ जाइए। बंगाल क्यों समृद्धशाली हो गया था? नहीं पता? क्योंकि अलीवर्दी खां मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया और उसी कर से बंगाल का विकास किया। बंगाल का विकास किया, बंगाल समृद्धशाली हो गया। 1740 में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अलीवर्दी खां और सरफराज खां। अलीवर्दी खां और सरफराज खां। विचार कीजिए, बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था। सही या गलत? एकदम सही है। औरंगजेब के निधन के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना शहादत खां ने की थी ना? बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था। मुर्शिद कुली खां ने किया था। गलत है ये। कौन सा सही है? केवल एक। ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत? हॉल वे। क्या गो अंग्रेज को बंद किया था? 100 क्या गो बचा था? प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सी घटना है? ब्लैक होल की घटना। थोड़ा बहुत याद है आप लोग। विचार कीजिए, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच आए। हाँ सही है। मुंगेर में बारूद एवं तोप का कारखाना सिराजुद्दौला ने स्थापित किया? नहीं, मीर कासिम ने स्थापित किया था मुंगेर में बारूद और तोप का कारखाना। गलत है ये। कौन सा सही है? केवल एक। कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। है? सही है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे? नहीं, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 के समय बंगाल के गवर्नर वेंसी टाड थे। वेंसी टाड। गलत है ये। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव नहीं बल्कि वेंसी टाड। वेंसी टाड थे। वेंसी टाड। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता? हाँ। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया? हाँ एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। क्या हो जाएगा? बी। हाँ बी हो जाएगा। खड़ा हो जाए लड़की, खड़ा हो जाए। हाँ। शुरुआती दौर में बंगाल की राजधानी कहां थी? अरे शांत रहिए ना आप लोग। आप लोग तो लड्डू खाए हैं। उसके बाद कहां बना? नीलवटा सन्नाटा। तो प्रसादी नहीं खाइएगा तो यही ना हाल होगा। आशीर्वाद था वो, समझ गए? जीवन भर सताएगा वो आशीर्वाद। बैठ जाइए। सबसे पहले ढाका, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर। ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चलिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, गौर फरमाइएगा यहां पर।
इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के संदर्भ में विचार कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर गलत उत्तर का चयन कीजिए। गलत उत्तर, गलत 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 कौन है उसका चयन करना है। इस क्वेश्चन का मेन कीवर्ड यही है, गलत उत्तर। समझ गए? पहला, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। एकदम सही है ये। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। हाँ सही है। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। नहीं, गलत है ये। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को इन दोनों के बीच, इसलिए ये क्या है? गलत। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ना, इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत हुआ है 12 अगस्त 1765। तो गलत कौन है? 3 और, यानी आंसर क्या होगा? डी होगा, 3 और 4। अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब नजमुद्दौला। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ड। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया कह रहा है? पलासी का युद्ध। क्या होगा? पलासी का युद्ध। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? पलासी के युद्ध में पराजित हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव। कौन कहा था इसको जानते हैं? विलियम पीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ही कहा था। पलासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पलासी का युद्ध लड़ा गया 1757। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में संप्रभुत्व को स्थापित किया? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी दिल्ली का शासक यानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 1759 से 1806। 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय का शासनकाल है, उसी बीच में बक्सर का युद्ध हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर 2 बार बना है। मीर जाफर का पहला शासनकाल है 1757 से 1760 और दूसरा है 1763 से 1765। ठीक है, तो मीर जाफर होगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई है, मीर जाफर होगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? दीवानी यानी कर वसूलने। शाह आलम द्वितीय। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव या वही रॉबर्ट क्लाइव हुआ। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? अरे मुर्शिदाबाद कहां है? बंगाल में। अब बंगाल का उपदीवान मोहम्मद रजा खां, यानी मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खां। समझ गए? 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? खासी। कौन जनजाति? खासी। 18वें शतक में यानी 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से शाही कालानुक्रम कौन सा है? क्या होगा? बी नंबर होगा। बी होगा ना जी।
बी होगा। काहे कि अंबुर का युद्ध 1700, पलासी का युद्ध 1700, बाड़ीवास का युद्ध 1700, बक्सर का युद्ध 1700, कालानुक्रम सही है ना जी? आंसर बी। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, मात्र एगो परिवर्तन है। खैर उस परिवर्तन से कोई लेना देना है नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आए बी होगा ना जी? हाँ बी होगा। सिर्फ एगो है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था, और 1795 में मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था। निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, निजाम के विरुद्ध मराठा पेशवा, निजाम के विरुद्ध मराठा पेशवा, 1795 खुर्दा का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुंडो। चलिए कितना क्वेश्चन है जी? चलिए अब सुनिए, अब आगे इससे आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, होली के छुट्टी देने से पहले बहुत बात समझा बुझा करके आप लोग को भेजे थे कि जो है होली के छुट्टी के बाद एक टेस्ट होगा, टेस्ट में कहां से क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा, सब चीज बताए थे। जो पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चन रहेगा और कहां से रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट जो है इसी सप्ताह में हो जाएगा, किसी भी दिन हो जाएगा। हो सकता है अगला दिन हो, मेरे अगले क्लास में हो, या हो सकता है उसके अगले क्लास में हो, ठीक है, या हो सकता है शनिवार रविवार को हो। टेस्ट कभी भी हो जाएगा। तो आपको जो होमवर्क दे करके भेजे थे, जो समझा बुझा करके भेजे थे, वो आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। 2-3 दिन और रिवीजन कीजिए। इस सप्ताह में टेस्ट हो जाएगा, आप विश्वास रखिए, ठीक है। अब देखिए, आपको जो है होमवर्क सब तो वही सब था, रिवीजन सब करने के लिए दिए थे। आगे जो है संस्थान के तरफ से जो है बिहार दरोगा का एक क्वेश्चन बैंक आया है, पता है ना? हाँ, क्वेश्चन बैंक लिए हैं आप लोग? हाँ, लेकर के आए हैं? हाँ, लेकर के नहीं आए तो लेकर के आना है अगले क्लास से। और अगले क्लास में सबके हाथ में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। अगले क्लास में सबके हाथ में क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, समझ गए? आप जहां से लाइए मतलब उससे नहीं है, बस होना चाहिए मतलब होना चाहिए, ठीक है। किसी के पास है क्वेश्चन बैंक? हाँ है, दीजिए। देखिए आपको जो है ये क्वेश्चन बैंक है, सब लोग ले लीजिएगा। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जो होमवर्क चलाएंगे, देखिए यहां पे बुक पे आप गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहां पर दरोगा सीरीज फर्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका बहुत मतलब है, इसका बहुत मीनिंग है। इसका मीनिंग क्या है जानते हैं? इसका मीनिंग ये है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है ना, उसको लेकर के टोटल 4 बुक हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। टोटल 4 बुक, जिसमें पहला क्वेश्चन बैंक है, दूसरा 15 से 25 सेट का एक प्रैक्टिस सेट है, तीसरा करंट अफेयर का बुक है, और चौथा परीक्षा के अंतिम टाइम में आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पीछे के 3 बुकों के मिश्रण से प्रैक्टिस सेट तैयार करके देंगे, ताकि पढ़े हुए चीजों का रिवीजन जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपका आराम से हो जाए। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं, 4 बुक पढ़ लीजिएगा। आप तो पढ़ रहे हैं यहां पर, अगर कोई बच्चा कुछ नहीं भी करता है तो जो दरोगा को लेकर के नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर के टोटल 4 बुक हम निकालने जा रहे हैं, अगर वो 4 बुक भी विद्यार्थी कर लेगा ना, तो हम लिख करके दे सकते हैं, उसका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसको कंठस्थ करना है, समझ गए? तो आपको जो है अब होमवर्क, अब जो है जब अपना बुक आ गया है और इसमें उसी के अकॉर्डिंग मैटर दिए हैं, बिहार दरोगा परीक्षा के अकॉर्डिंग ही मैटर दिए हैं, तो क्यों ना इसी बुक को हम लोग करें पहले। तो
बुक आपके हाथ में अतिशीघ्र होनी चाहिए, अगले क्लास में बुक होनी चाहिए, और अगले क्लास में बुक होनी चाहिए। बुक आज खरीद करके कम से कम एक सेट पढ़ के उसका डिस्कशन पढ़ेंगे, कम से कम एक सेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए अगले क्लास से पहले, समझ गए। और इसके बाद जो है होमवर्क सीरीज चलाएंगे इससे, तो सब लोग बुक खरीद लीजिएगा। अभी सब लोग बुक नहीं खरीदे होंगे इसलिए होमवर्क सीरीज अभी नहीं चला रहे हैं, ठीक है। आगे इससे होमवर्क सीरीज चलाएंगे, तो बुक जितना जल्दी होता है उतना जल्दी खरीद लीजिए। आगे बोलिए। देखिए, जानते हैं सही जगह पैसा खर्च करने में जो है ना दर्द होता है, और वही अगर जीवन में गर्लफ्रेंड होगी अगर होगी, उसको आइसक्रीम खिला देते होंगे 500 का। आइसक्रीम सब भी तो महंगा होवे करता होगा, 200 400 500 का तो होवे करता होगा। नहीं भी महंगा सामान है तो बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खिलाइए ना, अपने महंगा हो जाएगा, समझे। मुर्गा खा लीजिएगा 200 का, लेकिन बुक नहीं खरीदिएगा। खरीदिए बुक, ठीक है। काहे कि होमवर्क देंगे, बाद बाकी आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदिए, मेरा क्या लीजिएगा, मेरा खाक लीजिएगा, समझे। हाँ, उसके बाद जो है क्लास में जो होमवर्क, देखिए इसका होमवर्क 2 तरीका से चलाएंगे, और आप लोगों को 2 महीना के भीतर ये बुक खत्म कर देना है, 2 महीना के भीतर, ठीक है। अरे तब ना अगला बुक कीजिएगा महाराज। तो होमवर्क के थ्रू करवा देंगे। देखिए टोटल इसमें 18 सेट है, टोटल जो इसमें 18 सेट है ना, उसका होमवर्क संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर देंगे। सोमवार से होमवर्क देना शुरू हो जाएगा, सोमवार से। एक सेट पर 2 से 3 दिन देंगे, ठीक है। 2 से 3 दिन एक सेट पर देंगे, और एक सेट कंप्लीट कर जाना है 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन में एक सेट आपका कंप्लीट हुआ, उसका क्विज जो है टेलीग्राम पर करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो हल प्रश्न पत्र के साथ अध्ययन सामग्री है, इतिहास भूगोल जो भी है, वो भी होमवर्क जो है हम आपको देंगे, ठीक है। इस बुक से बहुत फैक्ट है, बहुत डाटा है, समझिए, कई बुक का कलेक्शन है इसमें, समझ गए। तो आप जो है बुक को खरीद लीजिएगा, अगले क्लास से होमवर्क देंगे इस बुक से, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो है हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ एक बात और, हाँ एक बात और बता दे रहे हैं। अगले वीक शुक्रवार, ये जो वीक है, ये वीक के बाद अगले वीक शुक्रवार, अगले वीक शुक्रवार से 100 क्वेश्चन का सेट शुरू हो रहा है, 100 क्वेश्चन का सेट शुरू हो रहा है अगले वीक शुक्रवार से, समझ गए। हाँ, टाइमिंग रहेगा सुबह 8 से 10, सुबह 8 से 10, सुबह 8 से 10 यहीं रहेगा, यहीं रहेगा सुबह 8 से 10। और 100 क्वेश्चन रहेगा पर डे, से 100 क्वेश्चन मारिएगा। और 100 क्वेश्चन मारने के बाद जो है ना, हम तो नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे भी तो डेली नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सुबह मेरा फाउंडेशन बैच रहता है अल्टरनेट में, तो एक दिन छोड़ एक दिन हम रहेंगे। तो एक दिन हम उसका सब चीज करवा देंगे, और एक दिन जो है किसी और को रखेंगे जो आपको करवाएगा, समझ गए। और उसमें बात यह है कि परीक्षा के अकॉर्डिंग ही, परीक्षा के अकॉर्डिंग ही आपको पर डे, परीक्षा के अकॉर्डिंग ही अगर आप 100 क्वेश्चन मार के जाते हैं, और 100 क्वेश्चन मार के जाने के बाद जो है 100 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे 1 घंटा में, तो वो आपको याद भी करवा दिया जाएगा। और ये टेस्ट ऑनलाइन नहीं रहेगा, सिर्फ ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं रहेगा। ये टेस्ट सिर्फ ऑफलाइन छात्रों के लिए रहेगा, सिर्फ ऑफलाइन छात्रों के लिए रहेगा। और उसका जो है फी आपको देना होगा, समझ गए। फी एकदम
कुछ भी नहीं, एक टेस्ट पर मात्र 5 रुपया आपको देना, एक टेस्ट पर मात्र 5 रुपया, समझ गए। और मात्र 5 रुपया आप स्वयं जोड़ के देखिए ना, पर डे आपको 3 से 4, 4 से 5 पेज मिलेगा। फोटो स्टेट भी करवाइएगा तो उतना आपको लग जाएगा, समझ गए। तो एक यानी वो टेस्ट जो है ना आपके लिए, जैसे हम तो बहुत सारे सफल छात्रों से मिले हैं ना जी, तो सफल छात्रों में बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो सेट मार मार के सफल हो गया है, समझ गए हैं। तो आप अपने आप को देखिए, कंपटीशन का लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है। आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर्ड कीजिए ना कि आपको जो है कुछ भी हो, कैसा भी स्थिति हो, आपका रिजल्ट हो जाए, जैसे भी हो आपका रिजल्ट हो जाए, समझिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना हर चीज कीजिए। बहुत विद्यार्थी के मुंह से सुने हैं, कुछ करना है या नहीं करना है, एक सेट डेली मारना है। और दूसरी बात उस सेट में क्या है जानते हैं? दूसरी बात उस सेट में यह है कि सेट मारने के बाद 100 क्वेश्चन रटवा देंगे, समझ गए, 100 क्वेश्चन रटवा देंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे आपने सेट मारा 100 क्वेश्चन का, अगर आप एवरेज विद्यार्थी हैं तो 50 क्वेश्चन तो आपसे बन ही गया होगा। 50 क्वेश्चन का आंसर जो है याद करवा देंगे। जैसे हम पढ़ाते हैं, हम समझाते हैं, समझाने के साथ साथ बोर्ड पर लिखते हैं, और फिर जाकर के हम आपका रिवीजन करवाते हैं, हाँ या ना, एकदम से रिवीजन करवाते हैं। उसी प्रकार से सेट मारने के बाद 2 घंटा का टाइम इसलिए रखे हैं, 1 घंटा में सेट कंप्लीट कर लेना है और 1 घंटा में उसको याद कर जाना है, समझ गए। 1 घंटा में उसको याद कर जाना है, यहीं पे याद करके जाना है। तो एक दिन हम जो है वो याद करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर रहेगा, हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप आंसर बोलिएगा, समझ गए। जैसे हम याद करवाते हैं वैसे याद करवा देंगे। तो इससे होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा। पर डे के हिसाब से अगर आप 100 क्वेश्चन याद करके जा रहे हैं तो कितना बहुत बड़ी चीज है ये अपने आप में, समझिए। 100 क्वेश्चन आप याद करके जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, समझे। और इसी बिल्डिंग में होगा सुबह 8 बजे से अगले शुक्रवार से। और इसके बाद आपका क्लास जो है सोमवार से शनिवार चलता था, लेकिन इसी वीक से सोमवार से रविवार हो जाएगा अब, ठीक है, रविवार हो जाएगा। सोमवार से शनिवार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और रविवार को मैथ का क्लास होगा। रविवार को अभी से मैथ का क्लास होगा। अभी सिर्फ 1 दिन मैथ का क्लास होगा, वैकेंसी आने के बाद जो है फिर उसको रेगुलर करेंगे। अभी सप्ताह में सिर्फ 1 दिन मैथ का क्लास कीजिए। 2 से 2.5 घंटा का क्लास लगेगा आपका, 2 से 2.5 घंटा, 3 घंटा का क्लास लगेगा, 2 शिफ्ट में लगेगा। 10 से लेकर 1 बजे तक 1.5 घंटा का एक शिफ्ट होगा। 1.5 घंटा के बाद जो है फिर गैप मिलेगा 10-15 मिनट का, फिर से होगा, समझ गए। तो मतलब 1 सप्ताह में जितना मैथ पढ़िएगा उतना 1 दिन में ही आपको पढ़ा करके भेज दिया जाएगा, समझ गए। तो अब इस वीक से जो है ध्यान में रखिएगा, मैथ वाला मास्टर को बोलना है हमको, समझ गए। तो इस वीक से सोमवार से रविवार आपका क्लास हो जाएगा, मैथ भी शुरू हो जाएगा। जिसका मैथ अच्छा है ठीक है, जिनका मैथ अच्छा नहीं है उनको जो है मैथ करना है, जिनका नहीं अच्छा है उनको करना है, जिनका अच्छा है उनको नहीं करना है, समझ गए। तो होली के बाद ऐसे भी कुछ तो ज्यादा होना ही चाहिए, समझ गए। और कंपटीशन का लेवल इतना तागड़ा है कि आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना ही होगा, बिना अलग किए हुए तो कुछ होगा नहीं, समझ गए। तो इतना चीज है। और अभी देखिए, जब तक वैकेंसी नहीं आता है दबा करके पढ़ लीजिए, और वैकेंसी आने के बाद जितना मटेरियल आपके पास कलेक्ट होगा, रूम में बंद हो करके, छिटकिली लगा करके, खिड़की उड़की बंद करके उसका रिवीजन करते रहना है भर दिन। 1 मिनट के लिए रूम से बाहर नहीं निकलना है। रूम से बाहर निकले रिजल्ट खत्म आपका, समझ गए। क्लास आना है, क्लास आने के अलावा चलिए, और सब बढ़िया है, और सब विशेष लोगों का सब ठीक है ना। चलिए, तो अगले क्लास में जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन तो समाप्त हो ही जाएगा, समझे। तो चैप्टर समाप्त करने दीजिए जल्दी, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो फिर कहिएगा कंफ्यूजन, याद नहीं कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव याद करना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद अगले क्लास में हो सकता है कि हम 10 बजे आ जाएं, तो हो सकता है जल्दी खत्म करके जो है चैप्टर भी शुरू कर दे, पॉसिबल है, ठीक है। और सब बढ़िया है। अगला क्लास में आइएगा तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूछेंगे,
नहीं तो नानी याद दिला देंगे हम। होमवर्क सब भी कुछ दे, अभी इस सप्ताह भर लाइन पे आ जाइए, फिर तो होमवर्क देवे करेंगे। क्लियर है? मजा में है ना? और डेली टेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? दीजिए, वो देना जरूरी है। पढ़ते पढ़ते पागल हो जाइए। वहीं पे होगा। आगे कुछ प्रोग्राम है यहाँ का, एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं 12 से 1 में, अल्टरनेट में हम। ठीक है, तो कैसे टेस्ट यहाँ पे शुरू करवा देंगे। चलिए, धन्यवाद ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों का, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब बढ़िया है ना? पढ़िए लिखिए मन से।